जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में हमारे एफकेट मैथ्स की लास्ट क्लास करेंगे। जितने भी टॉपिक्स बच गए थे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा कौन सा है। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया है। उसके बाद कई सारे टॉपिक्स जो भी थे हमने कवर किए हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। बचे हुए जो भी टॉपिक्स होंगे वो इस क्लास में हम कवर करेंगे। देखिए आज पहला टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, 2dB और 3dB, क्योंकि इससे कई एक या दो क्वेश्चंस तो रहते हैं एफकेट में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल के अगर हम टाइप्स देखें ऑन द बेसिस ऑफ इट साइड्स के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल के टाइप्स देखें, ट्राइंगल अगर आपके ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम द ट्राइंगल विच हैज ऑल द 3 साइड्स इक्वल। ठीक है, अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल है और एक अलग है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग है, मतलब तीनों, एक छोटी है, एक अलग बड़ी है, एक अलग है, तो ऐसा कोई सा अगर ट्राइंगल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, ये बेसिक आपको बता दिया। अगर आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, देखिए क्या निकालना है आपको, अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है आपका एरिया ट्राइंगल का। क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या होता है? जो नीचे रहता है, और हाइट जो परपेंडिकुलर रहती है आपके ट्राइंगल में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में हाइट गिवन है और बेस गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये हाइट गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। अभी देखते हैं हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब ही क्या होता है? हाइट ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर है और करस्पॉन्डिंग उसका बेस 12 सेंटीमीटर है। देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली सिंपल है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस इज 12, हाइट इज 8। निकाल लेंगे यहाँ से 48। क्या आ जाएगा? 48। और देखिए एरिया जब भी लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लगता है? एरिया में स्क्वायर लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एरिया जब भी निकालोगे आप, आपका आंसर काय में आएगा? हमेशा स्क्वायर में आएगा। जैसे जो भी यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी है। वहीं अगर आप किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम में क्या आता है? यहाँ पे क्यूब आता है। क्या आता है? क्यूब आता है। और वहीं अगर किसी की लेंथ वगैरह निकाल रहे हो आप, पेरीमीटर निकाल रहे हो, लेंथ निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आता है नॉर्मल, सिंपल सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये जो बेस था, बेस मल्टीप्लाई हाइट हुआ, बेस में भी सेंटीमीटर लगा था 8 सेंटीमीटर, 12 में भी सेंटीमीटर लगा था, 12 का 8 में तो मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए स्क्वायर लगता है। ऐसे सारे एरिया के जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें 2 यूनिट का मल्टीप्लाई होगा। कहीं का भी आप किसी भी जगह का एरिया देख लो, वहाँ पे 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन रहता है। और 2 यूनिट अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई क्या बन जाता है? उसका स्क्वायर बन जाता है यूनिट का। देखिए लेंथ ऑफ अ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। देखो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है, यही नहीं, इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, तो जिससे कंपेयर किया है, किससे किया है? एल्टीट्यूड से कंपेयर किया है, तो उसको लेट कर लो कि लेट हमारा एल्टीट्यूड कितना है? h है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या है? h है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना हो जाएगा? बेस ऑफ ट्राइंगल इज मतलब इक्वल 3 सेंटीमीटर छोटा है एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड मतलब हाइट से 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये निकल गया। हाइट हो गई h, बेस हो गया h-3। फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया गिवन है आपको 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है? h-3 और हाइट कितना है? h। क्योंकि कितना दे रखा है एरिया आपको? एरिया कितना दे रखा है? 104। क्या दे रखा है? 104। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे? जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो नीचे जाता है, जो नीचे डिवाइड में रहता है वो ऊपर जाता है। तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। 2 को हटा के हम कहाँ पहुँचा देते? मल्टीप्लाई में पहुँचा देते।
104 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 208 बन जाएगा, 208 बन गया। इधर देखिए 1 का तो कोई मल्टीप्लाई से कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं हम। h का h में मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर माइनस h का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3h। देखिए इक्वल से अगर कोई नंबर इधर आता है, इक्वल से इधर आता है, तो अगर वो नंबर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, -208। इक्वल इधर कुछ नहीं है, अब क्या बच गया, इधर 0 बच गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 3 रहती है उसे कहते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए ये जो इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला नोट करके रखना है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, h की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो h इक्वल -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसको कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। अब इसमें जो a b c जो है, ये देखिए ये जो पहला नंबर है ना, h स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे a रहता है, यहाँ पे जो रहता है उसको b कहा जाता है, और यहाँ जो आखिरी में रहता है उसे c कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अभी a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बस पुट कर देंगे फॉर्मूला में तो h की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, -b मतलब -3, तो ये माइनस के साथ चलेगा, जो भी साइन रहता है ना उसके साथ चलता है ये पूरा नंबर। तो -b कितना है यहाँ पे, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर बोला है, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -4ac -4, a कितना है 1 को लिखने की जरूरत नहीं, और c कितना है -208। ठीक है, अपॉन 2a कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 3 प्लस माइनस, देखो ये भी माइनस माइनस हट के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको हम। देखिए ये हो गया 3 प्लस माइनस √, देखो ये माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस। 4 का 208 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 में 9 प्लस करेंगे तो 841। हमें फास्ट करना है, अब इतना एक एक स्टेप नहीं करवाऊंगी मैं, वो आप कर लेंगे। अपॉन में 2, देखिए 841, आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने का बोला था, तो मैंने शुरुआत में ही पहली क्लास में बोला था स्क्वायर और क्यूब सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में यूज होते हैं। आप ऐसे 841 का सोचते ही रह जाएंगे कि इसको कैसे निकालूं रूट से बाहर, अगर आपको याद नहीं होगा तो। 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का, और स्क्वायर रूट में से वही नंबर बाहर निकलता है जो अंदर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जिसका स्क्वायर रहता है। तो 3 प्लस माइनस 29 डिवाइडेड बाय 2। देखो h की वैल्यू क्या है हमारी, h की 2 वैल्यू है यहाँ पे, 3 प्लस 29 अपॉन 2। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसके हमेशा 2 आंसर रहते हैं। उसके हमेशा कितने आंसर रहते हैं, 2 आंसर रहते हैं। तो एक हो गई h प्लस 3 प्लस 29, एक h की वैल्यू हो गई 3 माइनस 29 अपॉन 2। अब देखिए 3 प्लस 29 कितना होगा, 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 मतलब 16, h की वैल्यू एक तो 16 आ गई, और एक क्या होगा 3 माइनस 29, 3 माइनस 29 मतलब -26, -26 अपॉन 2 मतलब -13, एक वैल्यू हो गई आपकी -13। आप खुद ही सोचिए, किसी भी चीज़ की हाइट या लेंथ माइनस में हो सकती है क्या। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इसकी लेंथ है तो 0 हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, एटलीस्ट पॉइंट में तो होगा अगर कुछ है तो, लेकिन माइनस में कैसे हो सकती है, किसी की हाइट, लेंथ, एरिया कुछ भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, h की वैल्यू 16, h की वैल्यू क्या होगी 16। बट हमसे h तो पूछा ही नहीं है, h की वैल्यू तो 16 आ गई है। हमसे क्या पूछा है, बेस क्या था, हाइट से 3 कम था क्वेश्चन में। देखिए आप, बेस क्या है 3 कम है, तो h माइनस 3 मतलब 16 - 3 कितना आ जाएगा, 13, कितना आ जाएगा 13, मतलब बेस की वैल्यू आ गई यहाँ से 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर लगा, स्क्वायर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ लेंथ पूछी थी बेस की, एरिया नहीं पूछा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड की लेंथ 9, 40 और 41। देखो यहाँ पे ना बेस है ना हाइट है, अब कैसे एरिया निकालेंगे, बस 3 साइड दे दी कि ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड
अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते। मानो अगर आपको क्वेश्चन ये होता कि ये 3 साइड दे रखी है आपको, ठीक है, बताओ ये ट्राइंगल कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब इक्विलेटरल है, ऑप्शन है इक्विलेटरल, स्केलेन और आइसोसेलेस। तो कौन सा होगा ये ट्राइंगल? वो तीनों साइड अलग अलग है, मतलब कौन सा ट्राइंगल होगा ये? स्केलेन ट्राइंगल होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी 3 साइड दे रखी है। तो 3 साइड हम मान लेते हैं, ए हो गई आपकी 9 सेंटीमीटर, ये बी हो गई और ये सी हो गई। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में, मतलब ये जो मेंसुरेशन है, एक नोट्स एक पेज पे लिख लीजिएगा सारे फॉर्मूले लाइन से। ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या होता है, अगर तीनों साइड दे रखी है तो क्या होता है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि अगर वो याद होगा तभी आप कर पाएंगे सोल्व, वरना डिफिकल्ट है। देखो, अगर आपको ऐसे ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हो तो एरिया कैसे निकलता है? पहले तो आप एस, इसको सेमी सर्कल कहते हैं, कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों साइड को प्लस कर लो अपॉन 2। तो पहले ये कर लेते हम, ये फॉर्मूला यहाँ तक नहीं है, पहले s निकाल लेते, तीनों साइड को प्लस करेंगे तो 41 प्लस 40 81, 81 प्लस 9 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, कितना आ गया s? 45। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये नोट कर लेना है आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एस कितना है? 45, तो अंडर रूट 45, देन 45 माइनस ए, 45 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा? 45 में से 9 माइनस किया तो 36। एस माइनस बी, 45 में से 40 माइनस किया तो 5, और एस माइनस सी, 45 में से 41 माइनस किया तो 4। बस इसको बाहर निकाल लेना है रूट से। देखो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये काय में है? मल्टीप्लाई में है। काय में है ये? मल्टीप्लाई में। ना देखो रूट में से कौन सा नंबर बाहर निकलता है? रूट में से वही नंबर बाहर निकलता है जो अंदर 2 के मल्टीप्लाई में, मतलब 2 नंबर ऐसे हो जो मल्टीप्लाई में हो। वो 45 क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई 5 होता है, मल्टीप्लाई 36 क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई 6 होता है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 9 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। 5 5 2 बार है, एक 5 बाहर निकल जाएगा। 6 6 2 बार है, एक 6 बाहर निकल जाएगा। 4 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जार 15, 15 6 जार 90, 90 2 जार 180, 180 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये मैंने धीरे धीरे करवाया, लेकिन वहाँ पे फास्ट करना है, माइंड में ही कर लेना आधा कैलकुलेशन तो। अब देखिए एक और फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो अगर कभी आपसे ऐसा बोल दे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया आपको निकालना है, जिसकी एक साइड क्या है? 8√3 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है ये √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। याद कर लेना है इसको याद कर लेना है, √3/4 a स्क्वायर। डायरेक्ट a दे रखा है आपको, a मतलब साइड, a मतलब साइड, तो √3 डिवाइडेड बाई 4 a स्क्वायर मतलब 8√3 का स्क्वायर, 8√3 का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जार 64, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 4 से कैंसिल कर देते, 16, 16 3 जार 48, 48 √3, 48 √3, ये आंसर 48 √3। और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ 2 लिखा है बट वो स्क्वायर है सब जगह, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। फॉर्मूले आपको सारे नोट करना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, 3 साइड वाला ट्राइंगल दे रखा है, और एरिया दे रखा है, तो पेरीमीटर आपको निकालना है। निकाल सकते हो, एरिया से साइड निकल जाएगी, साइड से पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ मैं, एरिया और पेरीमीटर, बहुत सारे बच्चों को एरिया और पेरीमीटर का अंतर नहीं पता होता है। को पेरीमीटर मतलब जैसे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के यहाँ से आप चले, यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गए, तो कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, मतलब ये जो साइड है, पूरा जो साइड है, आसपास वाले जो कॉर्नर मेजर कर रहे हो आप,
तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। या तो आप फॉर्मूले से कर लो या फिर आपको दे रखा है जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो तीनों को प्लस कर लो। तो ऐसे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब साइड आ जाएगी, तीनों साइड को प्लस कर लो, मतलब 3 मल्टीप्लाई साइड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। वैसे एरिया मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब तो चलो हमने देख लिया, आसपास निकालते हैं। एरिया मतलब कि इसके अंदर कितनी जगह है, ये अंदर वाला एरिया। घर पेरीमीटर पे बनता है कि एरिया पे बनता है? एरिया मेजर करते हैं ना, जमीन जब मेजर करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है। देखो ये जो अंदर कितना भरा हुआ है, कितनी जगह है, इसको कहा जाता है एरिया और इसको कहा जाता है पेरीमीटर। याद रखना, हर चीज में यही रहेगा, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो। देखिए यह पूछ लिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है ऑलरेडी। कितना दे रखा है? 124 मीटर। अब पेरीमीटर स्क्वायर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ये भी आपको याद कर लेना है, वैसे इजी है। कितना होता है? 4a। 4a मतलब a यहाँ साइड को डिनोट कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ठीक है। देखिए स्क्वायर में 4 साइड होती है, चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड को प्लस कर दो, मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a। कितने a हो गए? 4a हो गए, इसलिए ऐसे साइड बन जाती है 4a। वहीं अगर इसका आपको एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो साइड को स्क्वायर कर दो, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर क्या होता है इसका? एरिया। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या फिर a स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना? 124 मीटर। पेरीमीटर मतलब 4a दे रखा है आपको कितना? 124। तो a कितना निकल जाएगा यहाँ से? 31, मतलब साइड निकल गई आपकी, साइड निकल गई। 4 3 12, 4 1 4, 31 निकल गया। आपसे पूछा है एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? तो एरिया इक्वल साइड का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 मीटर। स्क्वायर याद करने का बोला था, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, एरिया दे रखा है आपको। देखो एरिया जब भी लिखा रहेगा स्क्वायर में लिखा रहेगा। एरिया कितना दे रखा है? 4489। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। एरिया दे रखा है कितना? 4489। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है। अब बताओ ये नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है? कौन सा नंबर का स्क्वायर है? ये नंबर है 67 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये? 67 का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 67। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 67। तो आपसे पेरीमीटर पूछा है, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 7 28, आखिरी में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, यूनिट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 18.4 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करने वाली लाइन को डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डायगोनल। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। क्या होता है? √2a। ये भी ध्यान रखना है, आपको लिख लेना है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2a। a मतलब साइड, मतलब साइड का √2 में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डायगोनल बन जाता है। मतलब अगर ये a है, ये a है, तो ये क्या होगा? √2a। ये क्या होगा? √2a। डायगोनल आपको दे रखा है 118.4 सेंटीमीटर, मतलब √2a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 18.4। कितनी दे रखी है? 18.4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 18.4 अपॉन √2। क्या आ जाएगी? 18.4 अपॉन √2। साइड निकल गई। पूछा क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दो। एरिया आपको निकालना है तो आप क्या कर देंगे? साइड का स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। मतलब 18.4 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 18.4 अपॉन √2। √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? जब भी दो रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है या जब भी दो रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है, मतलब किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, नंबर रह जाता है √2। तो √2 का √2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 9 18, 2 2 4, 4 2 8, आखिरी में 8 आना चाहिए, ऐसा नंबर है, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा आपका। देन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का
200। लेंथ आपको डायगोनल के निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर करके यहाँ से एरिया निकाल देना 72। देखना है स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, किसका रूट है ये। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है √2a, तो √2a आप जो भी a आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो बता ही देती हूँ मैं 7200। अब आप सोचेंगे 7200 तो किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, देखो 3600 होता है किसी का स्क्वायर, 3600 मल्टीप्लाई 2 ही तो होता है 7200। 36 2 क्या होता है 72 होता है। 3600 किसका स्क्वायर होता है 60 का होता है। 60 बाहर निकल जाएगा लेकिन √2 अंदर ही रह जाएगा, मतलब आपकी साइड कितनी आ गई स्क्वायर की 60 √2 कितनी आ गई 60 √2। आपसे डायगोनल पूछा है, डायगोनल मतलब √2a करना है आपको, तो √2 मल्टीप्लाई 60 √2, √2 का √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 60 मतलब कितना आ गया आपका 120 आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये होमवर्क है, करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल कैसा दिखता है, देखो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है लेकिन रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो ये दोनों बराबर रहेगी, ये दोनों बराबर रहेगी, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, ठीक है, ये लेंथ है विड्थ है। ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसके दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये आपका रेक्टेंगल होता है। अब पेरीमीटर इसका भी क्या होगा, चारों साइड का प्लस, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, इसका फॉर्मूला बचपन से याद करते, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेकिन क्यों होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी, क्योंकि l 2 l प्लस कर रहे हो 2 b प्लस कर रहे हो, इसलिए 2l प्लस b, ठीक है, 2l है आपके पास और 2b है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b बचेगा, इसलिए आपका फॉर्मूला बन जाता है 2l प्लस b। और एरिया क्या होता है, अभी हमने देखा था दो साइड का मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया हो जाता है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का दे रखा है 22 और लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 22। पेरीमीटर मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रीथ आपको कितना दे रखा है 22, मतलब ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेंथ प्लस ब्रीथ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 11, लेंथ प्लस ब्रीथ कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 1 है, तो ब्रीथ कितना हो जाएगा 10, इतना तो आप कर सकते हैं बेसिक मैथ से। 1 इधर माइनस में आएगा तो ब्रीथ कितना बच जाएगा 10, लेंथ है आपके पास 1, ब्रीथ है 10, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है रेक्टेंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो 1 बाई आपका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ 10 मल्टीप्लाई 1, 10 1 जार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल गलती से लिख दिया, रेक्टेंगल है। देन अगेन रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 21:20, लेंथ और ब्रीथ का आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 21:20। इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, देखो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो है 21 और 20, रेशियो मतलब अपॉन ही होता है। तो जब भी ऐसा रेशियो दिया रखा हो तो आप वहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी लेंथ कितनी होगी 21x और ब्रीथ कितनी होगी 20x, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब रेशियो दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ ऐसा कोई सा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी हमें वो नहीं पता। 21x और 20x मान लिया और इसका पेरीमीटर कितना है 164, पेरीमीटर कितना है 164, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ ही क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इतना आप कर सकते हैं। 2 अपॉन में जाएगा 41x इक्वल 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी 21 2 जार 42 और 22 जार ब्रीथ कितनी है 40, तो तभी तो दोनों को मिला के कितना बनेगा 82 बनेगा, और 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ ही तो आपका पेरीमीटर होता है, तो यही 164 आ जाएगा। लेंथ आपको डायगोनल के निकालना है। अब देखिए रेक्टेंगल का अगर आपको डायगोनल निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आपने पाइथागोरस नाम का एक चीज़ सुना होगा कि जहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या हो, ट्राइंगल जब राइट एंगल हो, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, आपको बताया था मैंने रेक्टेंगल में, इसको कहते हैं
अब ये ट्राइंगल बन गया, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये जो है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। वैसे ये जब आपका ऐसा ट्राइंगल बना हुआ रे राइट रे, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है इसको, परपेंडिकुलर मतलब जो ऐसे खड़ा हो 90 डिग्री पे जो खड़ा हो, परपेंडिकुलर। जो नीचे रहता है वो बेस, क्योंकि बेस में ही है बेस, और इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस। तो जब भी आपको ये 3 चीजें दे रखी हो तो इसमें एक थ्योरम लगती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें नाम अगर नहीं भी याद हो तो बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब ऐसा ट्राइंगल वाली कोई चीज बने तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, जिसमें होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना बड़ा बड़ा नहीं याद रहे तो कुछ नहीं इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो बड़ी साइड को जब भी निकालना हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है, मतलब लेंथ आ गई आपको 42, ये मिल गया है आपको 40। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ये नहीं मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। मतलब अगर आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है तो 42 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कर देना है आपको, तो एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए बताइए कितना होता है 42 का स्क्वायर। 1964 प्लस 40 का कितना होता है 1600 बट 1964 नहीं होता है, 1764 होता है। 1764 प्लस 1600 ये कितना निकलेगा आपका एच स्क्वायर। क्या निकलेगा, एच स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, 4 6 6 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1 1 1 3 3 6 4। एच स्क्वायर कितना निकल गया आपका 3364। क्या निकल गया ये 3364। अब देखिए h की वैल्यू चाहिए हमें, तो इधर √3364 निकला है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर होता है, 3364 किसका स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 8 के स्क्वायर में आखिरी में 4 आता है, 8 8 64 होता है ना, आखिरी में 4 आएगा। 7 के स्क्वायर में आखिरी में 9 आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा। कोई एक ही नंबर है जिसके स्क्वायर में आखिरी में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58। मतलब इसमें आखिरी में 4 आ रहा है ना, मतलब 58 का स्क्वायर करेंगे तो 3364 आ जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं दूसरा तरीका कि हाँ 58 60 के पास है, 60 मतलब 3600 और 60 से थोड़ा सा कम है ये 58 3364। The perimeter of the top of rectangular table is 84 meter and its area is 432 meter square। इसके डायगोनल की लेंथ निकालना है। को पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, डायगोनल आपको निकालना है। तो पेरीमीटर और एरिया की हेल्प से आप लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ नहीं गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है। पेरीमीटर और एरिया की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर है मतलब अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 × L + B है आपके पास, कितना है 84। एरिया मतलब L × B है आपके पास 432। ये 2 उधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो इधर डिवाइड कर देगा, 2 4 = 2 2 = 4। तो L + B मिल गया आपको 42 और L × B मिल गया 432। अब यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जैसे अभी हमने बनाई थी उसको आपको सोल्व करना है, और तो सोल्व करने के बाद L और B मिलेगा, L और B की हेल्प से आपको डायगोनल निकालना है। तो ये आपको करना है, मैं बता देती हूँ लेकिन करना कैसे है। देखो L की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब किसी की भी एक की निकाल सकते हो आप। तो 42 - B बन जाएगा, ये B उधर जाएगा तो 42 में से B माइनस हो जाएगा, 42 - B। तो L की जगह क्या लिख दोगे 42 - B, और B मल्टीप्लाई में है इक्वल 432। मल्टीप्लाई कर लो 42B - B स्क्वायर इक्वल 432। देखो ये माइनस में है, इसको प्लस में बना लेते तो उधर भेज देते B स्क्वायर, इसको भी उधर भेज देते -42B, और 432 तो उधर ही है। बस इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। इस इक्वेशन का भी फॉर्मूला बताया था। तो B की वैल्यू आएगी, काय की वैल्यू आएगी B, नेगेटिव वैल्यू को हटा देना है। B की वैल्यू आएगी, B की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी, B और L मिल जाएगा
तो क्या निकाल लेना, डायगोनल। कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका रूट बना देना है। डायरेक्ट कभी भी रेक्टेंगल का डायगोनल पूछे तो अंडर रूट कर दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है। लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, रेशो में पेरीमीटर दे रखा है, एरिया पूछा है, निकाल सकते हो आप। लेंथ ब्रेथ आ जाएगा, कोई ये रेशो में दे रखा है तो रेशो से x मान लेना, पेरीमीटर की हेल्प से लेंथ और ब्रेथ निकलेगा। लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। कब आता है हमारा सर्कल, क्या आता है, सर्कल। तो सर्कल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते सर्कल का। जैसे हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल में हमने पेरीमीटर बोला था, मतलब आसपास जो था उसको पेरीमीटर कहते हैं, वैसे सर्कल में जो आसपास रहता है पेरीमीटर उसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसमें एक सेंटर होता है जिसकी हेल्प से ड्रॉ किया जाता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे करके ये सेंटर होता है। यहाँ से सेंटर से जो सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है दैट इज रेडियस। क्या होता है ये, रेडियस। और रेडियस ही डबल हो जाता है तो बन जाता है आपका डायमीटर। डायमीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई रेडियस, डायमीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई रेडियस। दो रेडियस को प्लस करके क्या बन जाएगा, डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, और ये इसका एरिया होता है पूरा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सरकमफेरेंस अगर आपको निकालना है सर्कल का तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r, लिख लेना है इसको। और वहीं अगर एरिया निकालना हो आपको सर्कल का तो निकालने होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। को सरकमफेरेंस दे रखा है 220, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 220। ये क्यों दे रखा है, ताकि हम रेडियस निकाल सके। अच्छा, क्वेश्चन में भी रेडियस ही पूछा है, रेडियस पूछा है तो रेडियस को यहीं रखेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, अपोन में चले जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद रखना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है, 22/7। एक और होती है 3.14। 3.14 तो 22/7 है तो 22/7 को जो अपोन में आता है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, 2 5 10, 7 5 35। आंसर क्या आ जाएगा, रेडियस 35 सेंटीमीटर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन एंड गिवन वैल्यू इज 1386। गिवन वैल्यू इज 1386। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, कैसे निकालोगे, r स्क्वायर इधर ही रहेगा, पाई अपोन में जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22 अपोन में रहेगा, 7 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 22 से डायरेक्ट कैंसिल कर दे, 11 से कर लेते, 11 2 22, 11 1 11, 2 बचा, 11 2 22, 11 6 66। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, मतलब r स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 63 × 7। क्या आ रहा है, 63 × 7। देखो 63 क्या होता है, 7 9 से 63 होता है, और ये 7 मतलब जब आप स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर हटेगा इधर से और उधर रूट बन जाएगा तो रूट में से आप क्या वैल्यू बाहर निकालोगे, 7 7 दो बार है, एक बार 7 बाहर निकल जाएगा। 9 क्या होता है, 3 × 3 होता है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो 7 3 21 आपका आंसर हो जाएगा, 21। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल वो सरकमफेरेंस दे रखा है, ये आप निकाल सकते हो, इजी है, दिस इज फॉर यू होमवर्क। देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, सरकमफेरेंस की हेल्प से रेडियस निकलेगा, रेडियस निकल जाएगा तो उसको एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 704। सरकमफेरेंस आपको एक सर्कुलर फील्ड दे रखी है, मतलब ये जगह है, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस दे रखा है, मतलब आसपास वाली जगह बता रखी है कि 704 मीटर की है, मतलब 2 पाई r आपको बता रखा है कितने का है, 704 मीटर का है। तो यहाँ से r निकाल सकते हो आप, 704/22 × 7, ठीक है, और ये 2 भी अपोन में आ रहा है तो 2 भी, ये r की वैल्यू आ गई।
कोस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट, देखो कभी भी कोस्ट निकालना है आपको इसकी, तो इसको निकालने के लिए पहले तो इस जगह का एरिया भी तो पता होना चाहिए आपको। एरिया निकालोगे तभी तो पर मीटर स्क्वायर आप पैसे लगाओगे। तो हमें आर की हेल्प से क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखो इस पाई को हम 22/7 वैल्यू लिखते ही नहीं है, पाई ही रहने देते। 704 पूरा हिसाब कर देते। देखो आर इधर ही रहेगा, 2 पाई कहाँ आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। 2 पाई कहाँ आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर के मतलब 704 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 704 अपॉन 2 पाई। ये हो जाएगा 704 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 704 अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जार 4, 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 4 1 जार 4, 3 तरह का 4 7 जार 28, 4 6 जार 24, 176 बचा। ये पाई जो है इसकी वैल्यू हम लिख देते 22/7, यहाँ लिख देते 22 और ऊपर आ जाएगा 7। इसको कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जार 22, 11 1 जार 11, 11 6 जार 66। फिर इसको और कैंसिल कर देते, 2 8 जार 16। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 7 जार 56 मल्टीप्लाई 704। ये आपका क्या आएगा, एरिया आएगा। क्या आएगा, एरिया आएगा। लेकिन हमें एरिया तक नहीं रुकना है, हमें और आगे मल्टीप्लाई करना है। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है कि पैसे कितने लगेंगे। देखो एक एरिया जो है, मतलब इसका जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर कि मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया, ये एरिया निकला। पर मीटर स्क्वायर आपके इतने रुपए लग रहे हैं, तो बताओ इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने रुपए लगेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा ले रहे हो वो, 15.25 रुपीज़। तो इतने का आपको निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर देना है। 56 मल्टीप्लाई 704 आपका एरिया है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 15.25 को। इसको सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे तो हम चेक भी नहीं कर सकते यूनिट डिजिट। इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ही कर देती हूँ, चलो 15 बनेगा आपका यहाँ पे 61/4। 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आखिरी में आएगा आपका 4 4 जा 16, 16 1 जा 6 आएगा आखिरी में। आखिरी में क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। कि मैंने कैसे किया, ये जो हमारे यहाँ पे क्या लिखा था 15.25, 0.25 मतलब होता है 1/4। 0.25 मतलब क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरीके से 15 4 जा 60, 60 + 1 61/4। तो उसको हमने 61/4 लिख दिया, 4 से इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, वो पॉइंट वाला नंबर हटा दिया तो आखिरी में आपका 6 आएगा, मतलब ये आंसर है। तो ऐसे जल्दी कैलकुलेशन होता है। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 11 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपकी 11 सेंटीमीटर है, वायर है ये। ठीक है, अब हमने इसी को बेंड करके सर्कल बना दिया। अब देखो एक साइड 11 सेंटीमीटर, तो चारों साइड मिलके कितनी होगी, 11 11 11 11 44। या फिर पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं आप। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड 11 4 जा 44। मतलब पूरा वायर कितने सेंटीमीटर का है आपका, 44 सेंटीमीटर का है। उसी वायर को आपने, वायर यही है, यहाँ से उठाया, इसको घुमाया, ऐसे मोड़ के क्या बना दिया आपने, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया आपने, सर्कल बना दिया। अब इसकी लेंथ तो चेंज हो जाएगी क्या सर्कल बनने पे, नहीं होगी। नहीं होगी तो ये भी 44 ही रहेगी। मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल भी क्या है आपका 44 ही है। रेडियस पूछा है सर्कल का, निकाल सकते हो, 2 पाई अपॉन में आ जाएगा। ये तो अब आप कर लोगे, बहुत सीख गए हो आप। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। अभी तक हमने 2D चीजें पढ़ी। 2D मतलब जो आप पेपर जैसे देख सकते हो। अब हम 3D चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3D। तो क्यूब कैसा होता है, 3D होता है। 3D मतलब जो थोड़ा 3 डायमेंशन जिसमें होते हैं। क्यूब कैसा दिखता है, आपने खेला है, लूडो वगैरह में देखा है, ये होता है आपका क्यूब। ठीक है, इसके सारी साइड्स इक्वल होती है। साइड जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर को ऐसे समझ लो, स्क्वायर को हमने फुला दिया। स्क्वायर को क्या कहते हैं, फुला दिया तो क्यूब बन गया। रेक्टेंगल को फुला देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। सर्कल को फुला देंगे तो स्फेयर बन जाएगा। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6a²। क्या होता है
6a²। लर्न कर लेना, फॉर्मूलाज एक तरफ लिखते चलना है सारे, वरना आगे जाके सब मिक्स हो जाएगा। क्या करना है, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको लिखना चाहिए। 6a² होता है इसका फॉर्मूला। a कितना है, 11 है, 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। देखो 11 कितना होता है, 1 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, आखिरी में 6 आना चाहिए, 726 आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का पूछा है। किसका पूछा है, क्यूबॉइड। देखो स्क्वायर को हमने ऐसे फुलाया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्यूब। रेक्टेंगल को फुलाएंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। मतलब क्यूबॉइड दिखेगा कैसा आपका, इस तरीके का डायग्राम दिखेगा क्यूबॉइड ऐसा, ये जिसमें क्या होगी, ये चारों साइड बराबर होगी और इधर वाला आसपास मतलब 2 स्क्वायर है और बाकी 4 रेक्टेंगल है। ये आपका क्यूबॉइड होता है, जिसमें ये आपकी लेंथ होती है, ये क्या होती है इधर वाली, ये लेंथ होती है, ये क्या होती है लेंथ, तो इसके सामने वाली भी लेंथ रहेगी, ये भी लेंथ रहेगी, ये भी लेंथ रहेगी। ये जो खड़ी वाली लाइन है ये आपकी हाइट होती है और ये जो होती है ये ब्रेड्थ होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको हमें निकाल लेना है। 2l मल्टीप्लाई b मतलब 90 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, 4500 प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 5 4 एक मिनट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है आपको, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है मीटर। आधा क्वेश्चन सेंटीमीटर आधा क्वेश्चन मीटर कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो पहले दोनों को एक यूनिट में बनाना है। या तो इसको बना लो आप सेंटीमीटर में, बट आंसर काय में दे रखा है, मीटर में, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें कि सेंटीमीटर में बनाए फिर आंसर में मीटर में बनाएंगे। हम अभी क्या कर लेते हैं, मीटर बना लेते हैं। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 100 अपॉन में आ जाएगा, 1/100 मीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया। तो 90 सेंटीमीटर में 90/100 मीटर, 90/100 मतलब एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9/10 मीटर। तो ये क्या बन गया आपका, 9/10 मीटर। ऐसे 50 सेंटीमीटर मतलब 50/100, 50/100 मतलब 1/2 मीटर। तो हमने तीनों को काय में बना लिया, मीटर में बना लिया। अब वही फॉर्मूला लगा देना है, 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मतलब 9/10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 1/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9/10। इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 2 20। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 9/20। ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। क्या बन जाएगा 2 और 2 2 4, 2 5 10। ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसा ही रहने देते, 9 4 36, 36/10। ठीक है, 36/10 ऐसा ही रहने दिया उसे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाते हैं। तो बेस क्या है दोनों का, 10 और 20, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। अब देखो 20 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9। यहाँ पे अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है। 20 के टेबल में 1 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स, तो 20 मल्टीप्लाई 2 होगा, 40 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि 20 आ जाए, 2 टाइम्स, तो 36 2 72 होगा। और वो आगे वाले 2 को नहीं भूलना है, ये 2 इसे कैंसिल कर देते, 2 1 2 0 10 अपॉन में 10 बन जाएगा। ऐड कर दो इसको, 72 प्लस 9 कितना होगा, 81, 81 प्लस 40 121, 121 डिवाइड बाई 10। 10 है इसलिए एक 0 है नीचे, तो ऊपर एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 12.1 मीटर स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, अब क्या आ गया, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है, इसको भी ध्यान रखना है। सिलेंडर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है सिलेंडर। इसमें क्या रहता है, ये रेडियस रहता है, ये हाइट रहती है। ठीक है, 2 सर्कल है इसमें, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक पेज था उसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये आपका सिलेंडर बन जाता है। तो ये हाइट है और इसको रेडियस कहा जाता है। तो इसमें भी याद रखना है, अगर इसका सरफेस एरिया पूछे, देखो पहले फॉर्मूले नोट कर लो। फॉर्मूले सबसे पहले सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का अगर बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, तो होता है 2 पाई RH। क्या होता है,
2 पाई आर एच। कर्व्ड मतलब कि हम ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, ये आसपास वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वहीं अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दिया जाए तो ये होता है आपका 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। कैसे बन जाएगा, देखो एक तो कर्व्ड हो गया, कर्व्ड 2 पाई आर एच होता है, उसमें एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, दो सर्कल के एरिया और ऐड कर दिए हमने, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आर प्लस एच, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन मैं फॉर्मूला बनाना नहीं है, बस बता दिया। और इसी का वॉल्यूम भी लिख लो यहीं पे, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेना इसके फॉर्मूले तीनों। यहाँ पे क्या पूछा है, सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस है 9, हाइट है 25, तो रेशो बताना है आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका रेशो बताना है, टोटल सरफेस एरिया का रेशो बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर आर प्लस एच का रेशो बताना है आपको किससे, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच से, 2 पाई आर एच से। देखो रेशो में कैंसिल हो जाता है, इधर भी 2 पाई आर इधर भी 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा आर प्लस एच इधर बचा एच, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं ज़्यादा। आर प्लस एच मतलब 9 और 25 प्लस करेंगे तो 34, और एच कितना है 25, यही आपका आंसर हो जाएगा 34:25। ध्यान रखना है टोटल पहले है कर्व्ड बाद में है, टोटल पहले कर्व्ड बाद में, वरना यहाँ गलत हो जाएगा। ये भी दे रखा है 25:34, तो जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है, फिर करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है जिसका बेस है कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। बेस एरिया मतलब क्या होता है, सिलेंडर का बेस मतलब क्या, सिलेंडर का बेस मतलब सर्कल, ये बेस क्या होता है, सर्कल ही तो होता है। तो इसका एरिया कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। पहली बात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया तो पहले से ही दे दिया, बेस का एरिया तो पहले से ही दे दिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एच में मल्टीप्लाई कर दो, एच कितना है 9, 9 4 जा 36, 360 आंसर आ जाएगा। और अब पहले बताया था वॉल्यूम में हमेशा क्या लगता है क्यूब, वॉल्यूम में क्या लगता है क्यूब, तो क्यूब लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी क्या बताया था फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। रेडियस की वैल्यू है आपके पास, हाइट की वैल्यू है, रेडियस की जगह रेडियस पुट करना है, हाइट की जगह हाइट पुट करना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये खुद को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यहाँ पे क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अभी हमने फॉर्मूला देखा था क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास डायमीटर, आपको बताया था डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा कर देंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे मतलब 14 आंसर आ जाएगा आपका। रेडियस है, हाइट है, वैल्यू पुट कर देना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होमवर्क है दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब हम कहीं पे आ गए कोन पे, तो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले ट्राइंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, फिर रेक्टेंगल पढ़ा, फिर सर्कल पढ़ा, फिर क्यूब पढ़ा, फिर क्यूबॉइड पढ़ा, फिर सिलेंडर पढ़ा, देन अब आया है कोन। अब क्या है कोन, तो कोन को देख लेते। को इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे क्योंकि हमने कई सारी चीजें पढ़ रखी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए सारे फॉर्मूले डायग्राम के साथ नोट कर लेना है। ये दिखता है कोन, ये क्या होता है कोन, मैंने कहा बर्थडे पे वो सर पे लगाते हैं इस तरीके से, वो होता है कोन। तो इसका जो बेस है, यहाँ पे भी सर्कल है, बेस मतलब सर्कल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बना रहा है ये होती है इसकी हाइट, ये तो हाइट है, ये रेडियस है, ये दोनों चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब ये वाली जो हाइट आती है स्लेंट झुकी हुई हाइट है ना, इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं स्लेंट हाइट, या फिर एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं एल से। देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये ना दिया हो, तो काई से निकाल लेंगे हम। अभी हमने ट्राइंगल में देखा था कि अगर आपको ये दिया हो, ये दिया हो और ये निकालना हो तो हम लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो इसका स्क्वायर मिल जाता है। मतलब एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ठीक है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 81 पाई। देखो बेस का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, पहले इसका भी फॉर्मूला देख लो, पहले इसके भी फॉर्मूला देख लो। क्या होता है कि अगर आपको कर्व्ड सरफेस निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, टोटल सरफेस एरिया। वहीं अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना है फॉर्मूला, नोट करके रखना है। कौन हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 81 पाई। मतलब बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर आपको पहले से दे रखा है कितना 81 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया 9। तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो रेडियस कितना आ गया 9। आगे और देखते हैं। हाइट गिवन है यहाँ पे, कितनी हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट है 12, रेडियस है 9। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का पूछा है। क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। अब आपके पास एच गिवन है, आर गिवन है, एच गिवन है, आर गिवन है, एल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा कि आपको ऐसा ट्रायंगल दिखे जहाँ पे ये गिवन हो, एच गिवन हो, आर गिवन हो, तो एल आप निकाल सकते हो। अब तो सीख गए हो आप। कैसे निकालोगे, एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, एल आर का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड कर लेते कितना बन जाएगा 225। एल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, एल स्क्वायर कितना आ गया 225। अब बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो एल आ गया आपका यहाँ पे कितना 15, एल कितना आ गया 15। एल की वैल्यू 15 पुट कर दो। पाई मतलब 22/7। अच्छा पाई की वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन देख लेना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हैं, नहीं निकाल पुट करना मत करो, पाई को पाई ही रहने दो। आर कितना है 9 और ये कितना है 15, 15 9 जा 135, 135 पाई, ये आंसर आ गया। गुड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का आपको निकालना है। स्लांट हाइट मतलब एल गिवन है, एल गिवन है आपके पास, आर गिवन है, पाई आर एल कर देना है, आंसर आ जाएगा। दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये भी होमवर्क है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकाल लोगे, आधा कर दोगे। रेडियस है, हाइट है, रेडियस और हाइट की हेल्प से क्या निकालेंगे एल निकालेंगे। एल आने के बाद पाई आर एल कर देंगे कि टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो पाई आर आर प्लस एल कर देंगे। ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब नया आ गया, फिर नया आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, कौन पढ़ा। अब क्या है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर कैसा दिखता है, सर्कल को हमने फुला दिया, सर्कल को क्या कर दिया फुला दिया, जो फुटबॉल बॉल होती है, जो बॉल होती है उसके जैसा बना दिया, ये हो गया सर्कल। स्फीयर क्या हो गया ये स्फीयर। अब मैं उसको फुला के कैसे बनाऊं बोर्ड पे, मैं समझ लो कि ये क्या है ऐसा ऐसा बना हुआ है फुला हुआ। ठीक है। वॉल्यूम निकालना है इसका, एक मिनट, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, सरफेस एरिया निकालना है। देखो इसके भी फॉर्मूले नोट कर लो। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू है कितनी 4851। सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है। तो पहले यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4851 है यहाँ पे, ये 3 नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में, पाई नीचे डिवाइड में। पाई को पाई के फॉर्म में रहना देखा नहीं, हमें क्यूब निकालना, इधर आर क्यूब बचेगा। पाई को लिखेंगे 22/7,
इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, 11 2 जार 22, 11 4 जार 44, 11 4 जार 44, 11 1 जार 11, ये क्या बन गया 4 4 2 जार 8, नीचे क्या बच गया 8, नीचे क्या बच गया 8, यहाँ कर रही हूँ उसके आगे का 4 4 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है 21 का होता है, मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 7 ज़ा 21, और अपॉन में 8 क्या होता है, किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो रेडियस का क्यूब दे रखा है, जब स्क्वायर था तो हमने 2 नंबर देखे थे, अब क्यूब दे रखा है तो ऊपर कितनी बार आ रहा है ये 21, नीचे 2, इसका क्यूब बन जाएगा ये आर क्यूब इक्वल 21/2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, आर कितना आ गया 21/2, आर कितना आ गया आपका 21/2, 21/2, तो 4 मल्टीप्लाई पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कर लेते चलो। 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, चेक कर लो यूनिट डिजिट, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, आखिरी में 6 आएगा, आखिरी में क्या आएगा 6, निकल गया ये क्वेश्चन होमवर्क है। एरिया ऑफ स्फीयर आपको निकालना है, रेडियस दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको करना है, ये भी क्या है होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे किसके क्वेश्चन, एज के, एज के क्वेश्चन कैसे होते हैं एज के क्वेश्चन, मतलब आज किसी की एज ये है, 4 साल पहले वो थी, 5 साल पहले बाद कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। 2 लोगों का कंपैरिजन हो सकता है कि एक इससे इतना बड़ा है, 4 साल पहले वो उसके इतना गुना था, तो 5 साल बाद वो कितने गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसका रेशो पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एज में पूछे जाते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले, देखो प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव, विनीत और गौरव के प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 9:7, 9:7। 12 साल पहले रेशो इनकी एज का था 5:3, तो विनीत और की प्रेजेंट एज आपको बताना है। देखो ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले की एज है ना, 5 साल के 12 साल, 12 साल पहले की एज है, पहले की एज है, पहले की, तो -12, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बताई थी मैंने। इनिशियल रेशो दे रखा है, फाइनल रेशो दे रखा है, उसमें कुछ चेंज दे रखा है, तो वैल्यू आ जाती है इसकी। ये हमने परसेंटेज में सीखा है, नहीं देखा हो तो परसेंटेज की क्लास पहले देखना। 3 9 ज़ा 27 माइनस 7 5 ज़ा 35 इक्वल कितना आएगा, 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, 2 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24, मतलब आपको करना क्या है 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 ज़ा 60, फिर 12 का इधर करेंगे, 12 3 ज़ा 36, फिर माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा। बट तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये नंबर सेम है डायरेक्ट माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो। 27 में 35 गया, कितना बचा 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। किसकी एज पूछी आपसे, विनीत की, विनीत की एज कितनी है 9, 9 की 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 3 ज़ा 27, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो हमने परसेंटेज में सीखी है, रेशियो में सीखी है, नॉट परसेंटेज में। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स एगो। देखो हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जो है मेरी है एम और ग्रैंड फादर की है जी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरी है एम, ग्रैंड फादर की है जी, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब क्या पूछा है, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स एगो। देखो 16 ईयर्स पहले, तो अभी जो अगर दोनों एम और जी है तो 16 साल पहले क्या होंगे, मैं भी 16 साल कम होगा, मतलब एम -16 होगा, और जी भी 16 साल कम होंगे, जी -16 होंगे, होंगे कि नहीं। माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी, मतलब मेरे ग्रैंड फादर जो है मुझसे 9 गुना बड़े थे, मतलब मैं जब 9 गुना करूंगा अपने आप को तब जाके ग्रैंड फादर के बराबर बनूंगा। मुझसे 9 गुना बड़े, मतलब मेरे 9 टाइम्स जब एज करूंगा तब मेरे ग्रैंडफादर की एज बनेगी, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9m माइनस 9 16 ज़ा कितना होता है 144 इक्वल g माइनस 16। तो यहाँ से 9m इधर ही रहेगा, g इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 144 उधर जाएगा तो प्लस 144, 144 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 128। तो
9m माइनस जी, एक इक्वेशन बना दी मैंने। अब नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ही विल बी 3 टाइम्स माई एज, मेरी एज के 3 गुना रहेंगे वो, कब, 8 years फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद। आज से 8 साल बाद मतलब मैं भी 8 साल बड़ा हो जाऊंगा आज से, और ग्रैंडफादर भी 8 साल बड़े हो जाएंगे आज से, ठीक है। तो मेरे 3 गुना हो जाएंगे, पहले 9 गुना थे, मतलब मेरी एज का अगर जब 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ग्रैंडफादर की एज बनेगी। इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3m प्लस 8 3 24 इक्वल g प्लस 8, 3m माइनस जी इक्वल 24, उधर माइनस में जाएगा, कितना बन जाएगा 16, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में है तो -16। 8 years ago, आज से 8 साल पहले हमारी एज का रेशो कितना था, ऐसा पूछा है हमसे, आज से 8 साल पहले। तो एक काम करते हैं हम, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे हम, बट कोई बात नहीं। देखो एक ये इक्वेशन बनी हमारी, एक ये इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। इक्वेशन सोल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -g है, इधर भी -g है, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, छोड़ो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम दोनों इक्वेशन को, पहले तो साथ में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 9m माइनस जी इक्वल 128, 128 है, ठीक है, और 3m माइनस जी इक्वल -16। अब देखो हमें g से g को माइनस करना है, बट एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को माइनस में मल्टीप्लाई कर देते, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाते हैं। 9m में से 3m गया तो 6m, g से g गया तो कट गया, 128 और 16, देखो प्लस बन गया ना, तो अब ऐड कर देना है। 128 में 16 ऐड करेंगे तो 144, कितना बन जाएगा 144। अब 6m की वैल्यू 144 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 6 डिवाइड में चला जाएगा, 6 2 12, 6 4 24, m की वैल्यू कितनी आ गई 24, m की वैल्यू कितनी आ गई 24। m की अगर 24 आ गई तो g की हम निकाल सकते हैं, कहीं पे पुट कर लो, m की जगह क्या पुट करेंगे 24, 24 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम क्या होता है 240 होता है, 240 में से 24 माइनस कर दो, 20 गए तो 220 और 4 और चले जाएंगे तो 216, 216 इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस जी इक्वल 128 माइनस 216, कितना बचेगा यहाँ पे 128, 216 में से 128 माइनस करेंगे तो 88, कितना बचेगा जी की वैल्यू, देखो इधर माइनस जी था, माइनस 88 था, तो जी की वैल्यू आ गई 88, मतलब मेरी एज m है, ग्रैंडफादर की एज 88 है, ग्रैंडफादर की एज 88 है, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या पूछे 8 ईयर्स एगो, आज से 8 साल पहले, तो मेरी एज क्या होगी 8 साल पहले, 8 माइनस कर दे 16, और ग्रैंडफादर कितनी होगी 80, ग्रैंडफादर कितनी होगी 80, तो माई एज से ग्रैंडफादर की एज का रेशो पूछा है, 16 1 16, 16 5 80, 1:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी है, अगर बार बार करेंगे तो इजी लगेगा। रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन इज 7:4, एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 30। तो दो लोगों की एज का रेशो दे रखा है 7:4। ऑब्वियसली एज का रेशो है, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, बड़ा है तो मतलब एक जो है दूसरे से कितना बड़ा है 30 ईयर्स, लेकिन हमारे रेशो में कितना बड़ा है 3 यूनिट बड़ा है। एक एज अगर 7 है दूसरे की 4 है, कितना बड़ा है उससे 3 बड़ा है, लेकिन असली में कितना बड़ा है 30 ईयर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सम ऑफ देयर एज, एज का सम कर दो 7 + 4 13, एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 13 यूनिट की वैल्यू 130, 7 + 4 11, 7 + 4 11, एक यूनिट की वैल्यू 10 तो 11 यूनिट की वैल्यू 110, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय एंड सोनू की एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स, मतलब अजय माइनस सोनू कितना है 30 ईयर्स। 5 साल पहले अजय 3 टाइम्स बड़ा था, 5 साल पहले मतलब अजय को भी 5 साल माइनस करो और सोनू को भी 5 साल माइनस करो, मतलब हमने मान लिया, सोनू को ऐसे लिख देती हूँ, अजय की एज अभी प्रेजेंट एज ए है और सोनू की प्रेजेंट एज एस है। अजय ए है सोनू एस है, ठीक है। तो अजय और सोनू की एज का डिफरेंस है 30, डिफरेंस कितना है अजय और सोनू का 30।
5 साल पहले अजय 3 गुना था सोनू से, मतलब 5 साल पहले मतलब दोनों को 5-5 माइनस कर दिया। अजय क्या था? 3 गुना था। अजय क्या था? 3 टाइम्स था सोनू से। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज, तो इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ए की वैल्यू माइनस एस उधर जाएगा तो प्लस एस, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 प्लस एस। मैं एस ऐसा बना रही हूँ क्योंकि 5 और एस में वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 30 प्लस एस हो गया। ए की जगह क्या लिख देंगे हम? 30 प्लस एस, 30 प्लस एस माइनस 5 इक्वल एस माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे 3 का 30 में मल्टीप्लाई, 30 माइनस 5 कितना बन जाएगा? 25। 30 माइनस 5 कितना बन जाएगा? 25। 25 प्लस एस, 3 25 जा 75 प्लस 3 का एस में मल्टीप्लाई करेंगे 3s इक्वल एस माइनस 5। देखो 75 उधर जाएगा तो कुछ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। थर्टी प्लस एस, एक मिनट फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें। देखो एज ऑफ अजय एंड सोनू डिफर बाय 30 ईयर्स, मतलब अजय और सोनू की एज का डिफरेंस कितना है? 30 ईयर्स। 5 years ago अजय was 3 times as old as सोनू, मतलब 5 साल पहले अजय क्या था? 3 टाइम था। मतलब अजय जो है अजय was या is वो लिखा है, तो अजय was 3 टाइम्स, मतलब सोनू की एज का क्या था? 3 टाइम्स था। मतलब सोनू की एज का 3 टाइम्स अजय था। मतलब अजय बड़ा है ना, तो अजय के 3 गुना सोनू कैसे हो सकता है? सोनू का 3 गुना क्या था? अजय जो है 3 टाइम्स था सोनू की एज का। ये हमेशा आपको अगर ऐसी इक्वेशन बनाना हो तो डायरेक्ट लिखते चलो। अजय मतलब अजय की एज लिख दी, 5 साल पहले बोला है इसलिए हमने -5 पहले लगा दिया। वॉज तो वॉज, इज, विल भी कुछ भी लिखा है तो इक्वल लगा दो। 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज लिख देना है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी हमारी थोड़ी। कब ए माइनस एस उधर जाएगा तो 30 प्लस एस बन जाएगा। ए की जगह क्या लिख देते हम? 30 प्लस एस लिख देते। 30 प्लस एस माइनस 5 इक्वल 3 का एस मल्टीप्लाई करेंगे 3s माइनस 3 5 जार 15। 30 में से 25 गया तो 25 प्लस एस इक्वल 3s माइनस 15। देखो एस को उधर पहुंचा देते, 15 को उधर बुला लेते। 3s में से एक एस गया तो कितना बचा? 2s इक्वल माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15। 25 प्लस 15 40, कितना हो गया? 40। ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 अपॉन 2 मतलब 20 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, करना है आपको, ये भी होमवर्क है। सिमिलर जैसे जैसे बोल रखा है 8 ईयर्स एगो बोला है तो पहले लेट कर लो कि ग्रैंडफादर की एज g है, मेरी एज m है। 8 ईयर्स एगो बोला है तो g माइनस 8 m माइनस 8। फिर 4 साल बाद बोला है तो g प्लस 4 m प्लस 4, जो भी है। और इक्वेशन जैसा जैसा बोलती जा रही है लाइन से वैसा वैसा हमें लिखते जाना है। ये भी होमवर्क है। Then difference of 3 times of Kamala's present age and 3 times of Sagma's present age. देखो difference of 3 times of Kamala's present age and 3 times of Sagma's present age is 30. मतलब कमला की एज का 3 गुना और सगमा की एज का 3 गुना का जो अंतर है वो कितना है? 30 है। देखो 3 कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा सकते हैं हम, मतलब k माइनस एज डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने 10। क्या दे रखा है? कमला और सगमा की एज का अंतर है 10। और कमला ओल्डर भी है सगमा से, मतलब कमला सगमा से 10 साल बड़ी हुई है। सम ऑफ कमला एंड सगमा एज आफ्टर 17 ईयर। आफ्टर 17 ईयर मतलब पहले 17 ईयर बढ़ा दो। कमला आफ्टर 17 ईयर क्या होगी? k प्लस 17। सगमा आफ्टर 17 ईयर कितनी होगी? s प्लस 17। s प्लस 17। तो सम जो है कमला और सगमा की एज का आफ्टर 17 ईयर्स कितना होगा? इज 10 टाइम्स ऑफ 13।
10 टाइम्स ऑफ 13 मतलब 13 10 30, 130 होगा। ठीक है, तो कमला और सगमा की एज का सम निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कमला प्लस सगमा 17 प्लस 17 34, 34 उधर माइनस में जाएगा, 130 में 34 गया तो कितना बचा, कितना बचा बताओ बताओ कितना बचा, 96। तो k माइनस एस मिल गया हमें 10, k प्लस एस मिल गया हमें 96। तो हमें क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ कमलास एंड सगमास एज 30 ईयर्स एगो, आज से 30 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा। तो पहले कमला और सगमा की एज तो निकाले, फिर 30 ईयर्स एगो निकालेंगे। क्या होगी अभी इनकी एज, देखो जब ऐसा कभी आपको नंबर दे रखा रहे कि k प्लस एच, मतलब कोई दो नंबर को प्लस करने पे ये है, दो नंबर को माइनस करने पे ये है, तो जो बड़ा नंबर है k की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो। 96 प्लस 10 106, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 53, मतलब k आ गया 53। एस निकालना है तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 86, 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 43। ये दोनों का आंसर है। तो दोनों की एज का अंतर आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, दोनों को ऐड करने पे 96 आ गया। चेक भी कर सकते हैं आप, के और एस मिल गया। अब 30 साल पहले कमला क्या होगी 23, 30 साल पहले सगमा क्या होगी 13 ही होगी ना। अब 23 और 13 का मल्टीप्लाई देख लो, 13 3 ज़ा 39 की 9, 13 2 ज़ा 26, 299 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये होमवर्क है, बनाना है आपको, ये भी होमवर्क है। देन अब आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। क्या आता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करना है, सिंपल। देखिए मतलब ऐसा अगर आपको बड़ा सा नंबर देते तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे कि 9 का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे, ऐसे हमें नहीं करना है। सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, देखो 987 लिखा है, 999 आपको देखना है किसके पास आ रहा है, 1000 के पास आता है ये, मतलब 1000 माइनस 1 होता है ना 999, 1000 माइनस 1। तो क्या करेंगे 987 का 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 987000, और 987 का 1 में करेंगे तो 987, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 987। माइनस ही तो करना है, माइनस लिखा ना, माइनस कर दो इसको। 10 में से 7 गया तो 3, पीछे चेक करो सारे आंसर में 3 है। फिर दूसरा देखो, ये 9 बन गया तो 9 में से 8 गया तो 1 3 आ रहा है, क्या 1 3 भी 2 में आ रहा है। फिर ये 9 बन गया तो 9 में से 9 गया तो 0 1 3, यही हमारा आंसर है। पूरा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। देन नेक्स्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहले इसको देखो आप, 0.7 0.7 0.7 मतलब 0.7 का क्यूब है एक तरीके से ये, प्लस 0.3 0.3 0.3 मतलब 0.3 का भी क्या है ये क्यूब है, अपॉन में 0.7 0.7 0.7 का स्क्वायर है ये, तो माइनस 0.7 0.3, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का 0.3 0.3 मतलब 0.3 का स्क्वायर है ये। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहले हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में क्या लिख रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इससे जुड़ा कोई सा फॉर्मूला कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बता देती हूँ। तो फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस बी, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है ये, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये अगर अपॉन में आ जाएगा तो यही चीज बन जाएगी ना यहाँ पे, ये अगर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई की कोई चीज डिवाइड में आ जाती है इक्वल किधर आके, तो ये तो यही बन जाएगा। ये पूरा किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। a प्लस बी मतलब 0.7 प्लस 0.3, इसका मतलब क्या होता है 1 इसका आंसर है, 1 इसका आंसर है, हो गया। देन 82 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 82 मतलब 82 का स्क्वायर, माइनस 18 मल्टीप्लाई 18 मतलब 18 का स्क्वायर, कि पूरे की पावर दे रखी है 0.5 मतलब 1/2, मतलब आपको रूट निकालना है इसका। अब इसका स्क्वायर नहीं करने बैठ जाना है इतना कि इसका स्क्वायर करने लगे हम, देखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिक पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a मतलब 82 प्लस 18 कितना हो गया 100,
मल्टीप्लाई a माइनस बी, 82 में से 18 गया तो कितना बचा, कितना बचेगा 82 में से 18 का जाएगा तो कितना बचेगा, सोचो सोचो, 66 बचेगा क्या, 64 बचेगा, 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा। इसका क्या है 1/2 मतलब रूट निकालना है आपको, 1/2 पावर है मतलब रूट निकालना है आपको। 6400 किसका स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 80। ऐसा आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि 6400 का रूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आंसर 8, आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 को। अब एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहले एलसीएम और एचसीएफ समझते होता क्या है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कई बार नाम सुना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कई बार नाम सुना है आपने, लेकिन मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि 6 और 8 का एलसीएम बताना है आपको, 6 और 8 का एलसीएम बताना है। देखो 6 की टेबल में क्या क्या आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24, 6 5 30, चलता ही जाएगा ये तो इन्फिनिटी तक। वैसे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 36, 8 5 40, ऐसे चलता ही जाएगा। ये भी क्या होगा, चलता ही जाएगा, 32 होता है, ऐसा चलता ही जाएगा। बट इसमें से हमें क्या बोला है, मल्टीपल तो हमने देख लिया, लेकिन क्या बोला है कॉमन, तो कॉमन भी बहुत सारे नंबर हो जाएंगे इसमें। तो देखो इधर की साइड भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है, इधर भी 24 आ रहा है, आगे जाते जाएंगे तो और भी नंबर क्या आते जाएंगे, दोनों में कॉमन आते जाएंगे। लेकिन क्या बोला है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कैसा कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। अब इसके बाद बड़े तो बहुत सारे आएंगे, आते जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा क्या है 24, वही हमारा एलसीएम बन जाता है। लेकिन एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मतलब 6 और 8 अभी हमने देखा, मल्टीपल देखे इनके। फैक्टर मतलब कि ये किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो 6 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। 8 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 की टेबल में आता है। यहाँ पे फिक्स रहेंगे नंबर, यहाँ तो इन्फिनिटी तक जाएंगे मल्टीपल में, तो लेकिन फैक्टर में फिक्स है कि 6 किसकी टेबल में आएगा, सबसे बड़ा नंबर 6 ही होगा और सबसे छोटा नंबर 1 ही होगा, उसके बीच में कौन कौन से नंबर है। तो इसमें हाईएस्ट देखना है कि सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है। 6 और 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 8 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 2, तो इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 2, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो 2, इसका एलसीएम कितना निकला था अपना 24, एलसीएम कितना निकला था 24, एचसीएफ कितना निकला 2। तो एलसीएम और एचसीएफ का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम और एचसीएफ का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पाएगा, मतलब 24 2 48, और वही नंबर आ रहा है जब आप यहाँ पे 6 और 8 का मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमेशा क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बता दे, कभी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो। प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट निकालना है आपको, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको निकालना है, जिसका एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 40। ये बोला दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 320, ये आप निकाल सकते हो। फिर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट दे रखा है आपको किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, कितना 24, एंड डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 2, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 2, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 2। देखो दोनों नंबर का डिफरेंस है 2, तो यहाँ से एक नंबर आप निकाल सकते हो, क्या निकल जाएगा 2 b + 2, ए कितना निकल जाएगा, मतलब एक नंबर मान लिया हमने a है, दूसरा क्या है b है, और दोनों का अंतर है a - b = 2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक नंबर अगर b है तो दूसरा क्या है b + 2 है, एक अगर b है तो दूसरा क्या है b + 2 है, a की वैल्यू b + 2 ही तो है, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या होता है हमारा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। यहाँ से वही हमारी इक्वेशन बनेगी b² + 2b = 24। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। या फिर हम डायरेक्ट भी एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कहीं 24,
6 4 ज़ा 24, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप डायरेक्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेन। देखो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था, हमने उसके अंदर ट्रेन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा था, मतलब लास्ट में ट्रेन आया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक और पढ़ेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट। देखो आपको पहले फॉर्मूला ध्यान रखना, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो याद रखना ही है। अब देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, लंबाई तो रहती है ट्रेन की, कुछ ना कुछ होगी, हमने मान लिया एल है। ये जिस स्पीड से चल रही है वो है एस, ये जिस स्पीड से चल रही है वो क्या है? एस, किलोमीटर पर आर। स्पीड को हम ऐसे देखते हैं किलोमीटर पर आर में, ये स्पीड हो गई। अब देखिए ये जो ट्रेन है, अगर किसी पोल को या किसी इंसान को क्रॉस करती है, अगर मतलब कोई खड़ा है, पोल खड़ा है या इंसान खड़ा है, उसको अगर ये चल के ऐसे पार कर देती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? देखो ये मान लो ये ट्रेन है और ये एक इंसान है, तो ट्रेन चलते 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 इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी उसको पार करने के लिए जितनी वो ट्रेन बड़ी है। मतलब जितनी बड़ी ट्रेन है से अगर हमने देख लिया कि ये इतना कितना यहाँ तक आ जाएगा, मतलब जितनी बड़ी ट्रेन इतनी ही डिस्टेंस कवर हुई, इतनी ही डिस्टेंस कवर हुई। मतलब डिस्टेंस कितनी कवर होगी यहाँ पे? एल किलोमीटर, एल ही होगा ना। अगर इतना एक इंसान को इसने क्रॉस कर दिया तो एल डिस्टेंस कवर हुई। इसको टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन एस क्या हो जाएगा? टाइम, एल अपॉन एस हो जाएगा टाइम। ये पहला केस देख लिया हमने। सेकंड क्या है कि अगर ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, इसकी लेंथ कितनी है? L1 मान लिया, इसकी स्पीड एस ही है अभी, एस किलोमीटर पर आर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। ये ट्रेन इधर जा रही थी, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, क्या था? एक प्लेटफॉर्म था, या फिर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, या तो हो सकता है प्लेटफॉर्म है, ट्रेन खड़ी हुई है। अब अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो बताओ कितनी लंबाई तय करेगी ये? प्लेटफॉर्म पे तो कुछ होगा ना लंबाई, इसको मान लेंथ मान ली हमने L2, तो अब कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? देखो L1 तो करेगी, इसे चलते 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 L1 पूरा यहाँ आ जाएगा, मतलब L1 प्लस L2। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? L1 प्लस L2। तो टाइम कितना लगेगा इसको? L1 प्लस L2 अपॉन एस, L1 प्लस L2 अपॉन एस। तीसरा केस देखिए, अब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का देखते हैं हम केस, ये आपको नोट कर लेना है। तीसरा केस क्या है? ये एक ट्रेन इधर से जा रही थी एस 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, इसकी लेंथ है एल, लेंथ क्या है? एल। अब एक आदमी जो है वो भी जा रहा था, वो भी क्या कर रहा था? चल रहा था, लेकिन किधर चल रहा था वो? जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा था। इसकी स्पीड है S2 किलोमीटर, इसकी क्या है स्पीड? S2 किलोमीटर पर आर। अब देखो इसको क्रॉस करेगी ये, इसको अगर क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस तो एल ही कवर करेगी, वो इसको क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस तो एल ही कवर करेगी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है आदमी भी आगे बढ़ रहा है, हो सकता है बाइक से हो आदमी, कार से हो, ठीक है, बट हम आदमी को मान रहे कि सिंपल सा एक आदमी है, बट वो जा रहा है किसी स्पीड से, तो जितना टाइम अगर उसको नॉर्मल अगर टाइम लगता तो डायरेक्ट हम ऐसे ही निकाल देते, लेकिन इंसान चल रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी आपकी? डिस्टेंस तो एल रहेगी कि हाँ कवर तो उसने एल ही करा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? S1 माइनस S2। देखो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2। क्या हो जाएगा? L अपॉन S1 माइनस S2, ये आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते कि ये भी इधर ही आ रहा है तो इसको तो टाइम कम हो जाएगा ना क्रॉस करने में, डिस्टेंस तो वही है एल ही, लेकिन टाइम तो कम हो जाएगा क्योंकि दोनों आदमी ने और मदद कर दी ट्रेन को फटाफट क्रॉस करवाने में। तो नीचे क्या हो जाएगा? L अपॉन S1 प्लस S2। क्या हो जाएगा? L1 प्लस S1 प्लस S2। मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 प्लस S2। अपोजिट मतलब एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो S1 प्लस S2, मतलब उसको टाइम और कम लग जाएगा। नीचे बड़ा नंबर रहता है तो ऊपर छोटा नंबर आता है, मतलब जब नीचे छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर बड़ा आता है। अब देखिए ये तो हमने देखा इंसान का, लेकिन अगर एक ट्रेन
इधर से आ रही है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, L1 डिस्टेंस से। एक ट्रेन इधर से आ रही है L2 डिस्टेंस से, S2 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस। अब इस ट्रेन को इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो दोनों की डिस्टेंस L1 प्लस L2, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इधर ये भी इधर जा रही है, इधर जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो S1 माइनस S2 टाइम लगेगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो S1 माइनस S2, सॉरी अपोजिट मतलब एक इधर से और एक इधर से आ रही है तो S1 प्लस S2। इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम देख लेंगे। पहला क्या है? अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, एक चीज और समझ लेते हैं, आपको स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और आपको कन्वर्ट करना हो उसको मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। कैसे मल्टीप्लाई कर देना है इसको? 5/18 से। तो आंसर काय में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर देना 18/5, उल्टा कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी है? 565। कितनी दे रखी है? 565 मीटर। ट्रेन की स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन व्हाट विल बी द टाइम, सेकंड में बताना है आपको, लगेगा टू क्रॉस अ 975 मीटर लॉन्ग टनल। लॉन्ग टनल मतलब प्लेटफॉर्म समझ लो या टनल समझ लो। कितनी डिस्टेंस इसकी? 975 मीटर। कितना टाइम लगेगा उसको? तो देखो जब ऐसे दो बड़ी बड़ी चीज़ों को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 565 प्लस 975। डिस्टेंस लिख लेते पहले हम, डिस्टेंस हमारी पूरी इतनी मीटर हो गई। कैसे निकालते हम टाइम? टाइम कैसे निकालते? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 99 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो ये मीटर में दे रखा है, आंसर सेकंड में पूछा है, जिसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई? 5/18, तो 5/18। ये मीटर हम हटा देते हैं यहाँ से बीच में, वरना दिक्कत करेगा ये। देखो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 1 9 9 1 9 9 2 18, 11 1 11, 11 4 44, 0 5 2 10, 5 8 40, 28 2 56, 28 2 56। क्या हो गया ये? सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। आंसर आ गया आपका। तो 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे? 240 मीटर। आपको सब लिख लेना है क्लियर क्लियर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओवरटेक कर देती है एक आदमी को। देखो एक आदमी है, वो वॉक कर रहा था, कितने से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर ट्रेन जा रही थी उधर ही आदमी भी जा रहा था, इधर की साइड ही जा रहा था। इन 9 सेकंड, कितने टाइम में ओवरटेक कर देता है? 9 सेकंड में। हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। देखो इससे हम क्या निकाल लेंगे? पहले ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी तो उधर टाइम निकाल लेंगे। 240 मीटर की डिस्टेंस उसने क्या करा? 9 सेकंड में कवर कर ली। 240 मीटर की डिस्टेंस उसने कितने सेकंड में कवर कर ली? 9 सेकंड में कवर कर ली। मतलब उसकी स्पीड जो है क्या होगी? S1 माइनस S2। देखो अभी हमने देखा था कि ये जो लेंथ है, लेंथ अपॉन S1 माइनस S2 से आपका टाइम निकल जाएगा। दो स्पीड है ना, इधर इसकी कोई ऐसी स्पीड होगी, उधर के साइड उसकी स्पीड है मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमने निकाल दिया, लेकिन S1 माइनस S2, S आपको निकालना है, S2 आपको गिवन है, कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, इसको हम निकाल लेते 5/18। फिर हम डायरेक्ट इसको ही निकाल देते हैं। S1 माइनस 6 जो है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको हम क्या कर देते हैं? मीटर पर सेकंड में। कैसे कर देंगे? 5/18, 6 3 18, 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। माइनस 5/3 इधर आएगा तो प्लस 5/3, तो 3 3 9, 3 8 24, 0। तो इधर क्या बन गया? 80/3। उधर से माइनस 5/3 इधर आएगा तो प्लस 5/3, इक्वल कितना हो गया? S1। इसको ऐड कर देते, 80 + 5, 85/3। 85/3 क्या हो गया आपका? मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। क्या हो गई? ये स्पीड हो गई। किसकी स्पीड? ट्रेन की स्पीड। 85/3 क्या हो गई? ट्रेन की स्पीड हो गई।
आपसे क्या पूछा है, कितना टाइम इसको लगेगा टू पास 372 मीटर लॉन्ग टनल। देखो ट्रेन की लेंथ है 240, टनल की लेंथ है 372, टोटल लेंथ कितनी हो गई, ऐड कर लो पहले, 612 का लेंथ को इसको कवर करना है कितनी स्पीड से, 85/3, तो कितना टाइम लगेगा, इसको सॉल्व कर लेते। 17 5 जार 85, 17 3 जार 51, 17 6 जार 102, इसको कर देते 3 6 जार 18 के 8 कैरिंग 1 3 3 जार 9 108/5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 21.6 इसका आंसर आ जाएगा। देखो आपको जो भी दिया है, जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, एक पोल को क्रॉस कर रही है 24 सेकंड में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, होमवर्क है ये, इजी है। डायरेक्ट स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, लेंथ निकालने में कितना ही टाइम लगेगा, और पोल को कर रही है वो भी, मल्टीप्लाई कर देना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में तो डिस्टेंस होता है, तो 63 मल्टीप्लाई 24, लेकिन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, 9 2 जार 18, 9 7 जार 63, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 5 जार 60, 7 6 जार 40, 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे है होमवर्क के क्वेश्चंस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी 78 किलोमीटर पर आवर है, इसने एक टनल को 45 सेकंड में कवर किया, और इंसान को इस स्पीड से जाने वाले को कवर किया सेम डायरेक्शन में, अभी जो किया था उसके जैसा ही है, तो ये खुद को करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा फायदा आपका है। ट्रेन टेक्स 18 सेकंड टू पास थ्रू अ टनल ऑफ 240 मीटर लॉन्ग एंड 12 सेकंड टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 270 मीटर लॉन्ग विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ट्रेन है, उसको 18 सेकंड लगते हैं, एक टनल जो है, मान लो सबसे पहले तो हम ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है हमारे पास, वही निकालना है, एल मान लिया, ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल। आगे एक टनल है जो कि कितने मीटर की है, 240 मीटर की है, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है, देखो डिस्टेंस क्या हो गई ओवरऑल इसने कवर करी होगी L + 240, डिस्टेंस क्या हो गई L + 240, L + 240 कितने मिनट में, कितने टाइम में कवर करी, 18 सेकंड में, 18 सेकंड में। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है हमारा, स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, L + 240/18, यही हो गई, कोई स्पीड होगी इसकी, ये पूरी लेंथ प्लस 240 इसने 18 सेकंड में कवर कर लिया, तो ये मीटर पर सेकंड में इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। देन आगे क्या पूछा है, 12 सेकंड टू क्रॉस अनदर ट्रेन, तो इसको 12 सेकंड लगे, यही है हमारी ट्रेन एल लेंथ वाली, दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से, अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ है 270 मीटर, विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर की साइड आ रही है, मतलब स्पीड यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 54 × 5/18, 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, मतलब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है ये, ठीक है, ये इधर से आ रही है। द लेंथ ऑफ ट्रेन आपको बताना है, इसकी स्पीड कितनी है इधर ए से, तब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ये, L + 270, L + 270, टाइम कितना लग रहा है इसको, 12 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड। स्पीड क्या है इसकी, देखो इधर से ये, इधर से ये, तो S1 + S2 होता है S + 15, S + 15 की स्पीड से, S + 15 की स्पीड से, इधर 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -15 हो गया। अब देखो S के बराबर ही ये है, S के बराबर ही ये, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। मैंने बोला A = B और A = C, मतलब B और C दोनों बराबर हुए ना, मतलब S के बराबर है दोनों, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल। अब इसका कोई काम नहीं है हमें, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, मतलब L + 240/18 इक्वल L + 270/12 - 15, ठीक है, इसको हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी, L ही तो आपको निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में निकालना है, मीटर में हमारा क्वेश्चन चल रहा है, -15 को नहीं भूलना है हमें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है 18 और 12 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या होता है दोनों के टेबल में से कौन सा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, 36 आता है क्या, 36 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया 36। पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आप 36 से, कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 36 से,
देखो यहाँ से 18 से 36 कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, 2L प्लस 480 इक्वल 12 3 टाइम आ जाएगा तो 3L प्लस 810 माइनस 36 का 15 में करेंगे तो 540। ये क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3L में से 2L इसको उधर पहुंचा देते, बाकी सबको इधर बुला लेते, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं। 480 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा देते, 480 को क्या पहुंचा देते इधर माइनस में। अब देखो 810 में से 540 गया, कितना बचेगा। अभी पहले एक काम करो, माइनस माइनस वाले नंबर को पहले प्लस कर लेते, 3L उधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3L, 2L में से 3L गया तो माइनस L। इधर देखो 480 प्लस 540 कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, 1020, 1020 में से 810 गया तो 210, कितना बचेगा 210। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, लेंथ आ गई आपके 210, यही आपका आंसर है। सोल्व कर लेना इसको, तो ये क्वेश्चन से होमवर्क। देन हम पढ़ेंगे हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे, बोट एंड स्ट्रीम। आखिरी है हमारा कॉन्सेप्ट मैथ्स का। बाकी मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि एफकेट में बार बार पूछे जा रहे हैं हमने सारे सोल्व किए हैं, ट्रिक्स भी बताई है आपको और कॉन्सेप्ट भी समझाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन समझा दिया कि हाँ क्वेश्चन हो गया बस ये ऐसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला भी बताया आपको, बनाना भी बताया है। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट मतलब नाव, ठीक है ऐसे, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव। ठीक है, पानी अगर बोट किसी, बोट भी चलती है, पानी भी बहता है। अगर बोट की डायरेक्शन में पानी बह रहा है तो आप जल्दी जल्दी निकल जाओगे। बोट इधर के साइड जा रही है, पानी इधर से बह रहा है तो आपको मुश्किल होगी जाने में। बोट की स्पीड मान लो हमने x किलोमीटर पर आर मान ली, पानी की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आर मान ली, स्ट्रीम मतलब पानी की मान लो। ठीक है, अगर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम मतलब डी से डिनोट कर लो इसको, x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे साइड जा रही है बोट, ऊपर जा रही है मतलब पानी तो ऊपर बहेगा नहीं, पानी तो इधर बहेगा। आप ऊपर जा रहे हो, अप स्ट्रीम जा रहे हो तो क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब अप स्ट्रीम क्या हो जाता है, x माइनस वाई। मतलब ये बोट की स्पीड ज़्यादा है, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी जा पाएगी बोट। ऐसा नहीं कि पानी की स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है और फिर भी आप जा रहे हो, पॉसिबल नहीं है। बोट की हमेशा ज़्यादा रहेगी, x बोट की स्पीड हो गई, y पानी की स्पीड हो गई, तो अप स्ट्रीम हो गई x माइनस वाई। ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई कितना है 48। वेयर इज व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहे थे तब स्पीड थी 32। व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर में मतलब नॉर्मल, ये स्टिल वाटर की बात थी, स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, जब इसकी स्पीड क्या है, तो क्या है ऐसा बताया था, जब दो नंबर प्लस हो माइनस हो कैसे निकालते, दोनों को प्लस करके आधा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे आधा करेंगे तो 80/2 40 और y की वैल्यू पूछा ही क्या है आपसे, बोट की पूछा है, x ही पूछा है, कितना आ गया 40 ये आंसर है। अगर y का पूछते तो 48 में से 32 माइनस करो 16 का आधा 8, आंसर आ जाएगा आपका। देख भी सकते हो x माइनस वाई 32, x माइनस वाई 32, x प्लस वाई 48, x प्लस वाई 48, सही है, हो गया। देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टिल वाटर बोला है मतलब x की वैल्यू दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। एंड रेट ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम इन 5 मिनट, अप स्ट्रीम बताना है आपको, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई स्पीड कितनी होगी इसकी 30 माइनस 6 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में 5 मिनट मतलब कितने घंटे 5/60 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में तो होता है, स्पीड है 24, टाइम है 5/60 को मिनट में दे रखा है, उसको हमने क्या कर लिया किलो आर में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से,
6 1 जा 6 0, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 20/10 मतलब 2 ये आंसर हो गया। 2 किलोमीटर कवर करेगा वो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको करना है। और इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है सारे कवर हो चुके हैं कि हमने मोस्टली सभी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। क्लॉक वाला है जो हम रीजनिंग की क्लास में कवर कर लेंगे। क्लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट वो कहाँ कर लेंगे, रीजनिंग की क्लास में कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी मैथ्स की 4th क्लास भी कंप्लीट होती है और मैथ्स की ओवरऑल क्लास का रिविजन भी कंप्लीट होता है। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होगी कि बाहर इससे क्वेश्चन जा सकता है, वरना यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए इससे बाहर कहीं कॉन्सेप्ट नहीं जाता है। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही है, यही इतने टाइप्स है जिसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। आपको क्या करना है, जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों क्लासेस में, उनको क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना है और कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना है। फॉर्मूला बताया है तो लिख लेना है, अगर कोई ट्रिक बताई है तो उसको नोट कर लेना है और लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करना है। लास्ट टाइम पे क्यों, पहले अभी एक बार लिखो, रिवाइज करो, हर दिन उसको देखते रहो। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 2 to 20 तक। उसके बाद स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। क्यूब्स याद होने चाहिए और फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। फ्रैक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट कि परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लास के लिए। मतलब कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, देखो इनमें भी हमने कई जगह यूज़ किया है परसेंटेज वाला, तो ये आपको याद रहेंगे तभी हम आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।